फिजिक्स लेक्चरर, और आज के वीडियो में मैं आपको कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और अर्थिंग या ग्राउंडिंग की प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में चार्ज की हिस्ट्री और चार्ज की जो भी प्रॉपर्टीज होती है, उनके टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हमने देखा था। दोस्तों, फिजिक्स की जहाँ तक बात आती है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको कॉन्सेप्ट बनाने होंगे। कॉन्सेप्ट बनाकर अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको टॉपिक को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स की। तो कंडक्टर की जहां तक बात आती है तो कंडक्टर को हम डिफाइन करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पे। अगर कोई सब्सटेंस है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इजीली मूव हो सकता है। कंडक्टर की जहां तक बात आती है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हैं तो हम उन्हें कंडक्टर्स कह सकते हैं। द सब्सटेंस थ्रू अ चार्ज कैरियर्स और द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली, तो उसको हम कंडक्टर कहेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो सकता है, हम उन्हें कंडक्टर या फिर चालक कहते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स में ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स और भी बहुत सारे, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, तो ये सभी क्या है? कंडक्टर है, जिनके अंदर से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होती है। इंसुलेटर की जहां तक बात करें तो इंसुलेटर कंडक्टर के जस्ट अपोजिट है। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन लगभग नहीं होते। हम कह सकते हैं कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन से चार्ज कैरियर्स नहीं होते, जिससे इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजीली नहीं हो सकता। इनका जो भी एटम है, ठीक है, एटम के जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, जिससे ये जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस एटम को छोड़ के बाहर नहीं जाते। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर मैटर में मूव नहीं करेगा या उसका मूवमेंट नहीं होगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। तो जो भी लैक ऑफ चार्ज कैरियर्स है इंसुलेटर में, इसी के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजीली नहीं हो पाता। और हम एग्जांपल्स की अगर बात देखें तो एग्जांपल्स में ग्लास है, डायमंड है, रबड़ है, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो इंसुलेटर के में आते हैं। अगर कंडक्टर की हम बात करें तो कंडक्टर में अगर हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये जो भी चार्ज है वो इक्वली पूरे ही कंडक्टर की सरफेस पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी पूरी इंटायर सरफेस पे क्या होगा? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो इसको अगर मैं चार्ज दूंगा तो ये चार्ज मैंने जिस प्लेस पे दिया है, जहां पर मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को रखा है, वो सेम प्लेस पे ही रहेगा, कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये इंसुलेटर और कंडक्टर में मेन डिफरेंस है। ठीक है, कि अगर मैं कंडक्टर को चार्ज दूंगा तो कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसके पूरे ही सरफेस पे इक्वली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की तो जहां जिस प्लेस पे मैंने चार्ज को रखा है वो वहीं पे ही रहता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो ये है कंडक्टर और इंसुलेटर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ग्राउंडिंग की प्रोसेस क्या होती है। आपने बहुत बार सुना है कि हमने इस चीज को या इस वायर को अर्थ कर दिया, ये या फिर ये अर्थिंग का वायर है, ये ग्राउंडिंग का वायर है, ये सेफ्टी का वायर है। ठीक है, तो ग्राउंडिंग बेसिकली होता क्या है? इससे रिलेटेड हमारे पास में आगे कुछ टॉपिक्स हैं। जब हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करेंगे तो वहां पर हमें ग्राउंडिंग की जरूरत होगी। तो हम पहले ही समझ लेते हैं कि ग्राउंडिंग की प्रोसेस क्या होती है। ग्राउंडिंग की प्रोसेस और अर्थिंग की प्रोसेस की जहां तक हम बात करें तो ये दो इसके सिंबल्स हैं, इन दोनों ही सिंबल से हम ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग को बताते हैं। अगर हम बात करें एक पॉजिटिव बॉडी की, तो पॉजिटिव बॉडी को अगर हम ग्राउंड करते हैं, कहने का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पर ज्यादा है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बॉडी कहा। अगर इसकी बात करूं मैं तो इसको जैसे मैंने ग्राउंड किया तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे?
ग्राउंड से निकलकर इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, हम नॉर्मली लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज था वो कहां चले गया, ग्राउंड में चले गया। अब आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो अगर इसको हम देखें तो करंट का फ्लो कैसे होगा, ग्राउंड की तरफ। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर मैं नेगेटिव बॉडी की बात करूं तो नेगेटिव बॉडी में क्या होगा, नेगेटिव बॉडी को जैसे मैंने ग्राउंड किया तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे किससे, अर्थ से। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, अर्थ में चले गए, और जो भी करंट का फ्लो होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो भी चार्ज किसी बॉडी के ऊपर आ जाता है तो हम इस तरह से उसको डिस्चार्ज करते हैं, उसको ग्राउंड करते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई के लिए हम 3 कोर वायर का यूज करते हैं। 3 कोर वायर में हमारे पास में 3 वायर है यहाँ पे, एक रेड कलर का होता है, दूसरा आपने देखा होगा ब्लैक का होता है, और तीसरा होता है ग्रीन वायर। अगर मैं बात करूं रेड की, तो इस रेड वायर को बोला जाता है लाइव वायर। लाइव वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, फ्लो होता है। सेकंड वायर है मेरे पास ब्लैक वायर। ब्लैक वायर न्यूट्रल होता है। ब्लैक वायर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसको हम रिटर्न वायर भी बोलते हैं। और जो थर्ड हमारा वायर है जो ग्रीन कलर का होता है, इस ग्रीन कलर के वायर से हम क्या करते हैं, किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज को क्या करते हैं, अर्थ करते हैं। तो हमने ग्राउंडिंग की प्रोसेस देख ली। ग्राउंडिंग की प्रोसेस में क्या होता है, एक्स्ट्रा चार्ज ग्राउंड हो जाता है। अब चार्ज के बारे में जहां तक बात आती है तो हम चार्ज को कितने तरीकों से, कितने टाइप से, कितने प्रकार से किसी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी बॉडी को हम किस तरह से इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 3 तरीकों से, 3 प्रकार से, 3 टाइप से हम किसी भी बॉडी को चार्ज या आवेशित कर सकते हैं, इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोसेस है। पहला है इलेक्ट्रिफिकेशन बाय द फिजिकल टच। फिजिकल टच को हम बाय कंडक्शन भी बोलते हैं, या फिर हम भी बोल सकते हैं कि चालन के द्वारा आवेशन। उसके बाद दूसरी जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिफिकेशन बाय रिफ्लेक्शन, इसको हम घर्षण के द्वारा आवेशन भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन बाय द इंडक्शन, और इसको हम बोलते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो 3 हमारे पास में मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, कंडक्टिंग बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं। पहली बाय कंडक्शन, सेकेंड बाय फ्रिक्शन, एंड थर्ड इज बाय इंडक्शन। तो पहली प्रोसेस देखते हैं हम, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन की जहां तक बात आती है तो इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन में हमने क्या किया, एक अरेंजमेंट किया है ना। इस अरेंजमेंट से हम चार्ज को डिडक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि ऐसे अरेंजमेंट को आपको बताना है कि जिसमें हम चार्ज को क्या करें, डिडक्ट कर सकें, आवेश का संसूचन कर सकें, तो उस कंडीशन में मैंने एक अरेंजमेंट बनाया है। इसमें ये कंडक्टिंग रोड है, ठीक है, और साथ के साथ मैंने एक गोल्डन लीव्स लगा रखी है। इसमें सिल्वर लीव्स भी लगा सकते हो आप। तो ये गोल्डन लीव्स है, या फिर सोने की छोटी पत्तियां। जैसे ये चार्ज रोड इससे टच कराते हैं हम, तो जो भी चार्ज है वो इक्वली क्या होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, और सेम चार्ज होने के कारण यहाँ पर जो भी गोल्ड लीव्स लगी हुई है क्या हो जाएगी, एक दूसरे से दूर हट जाएगी। दूर इसलिए हटेगी कि रिपल्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंडक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रीफाइड या फिर आवेशित कर सकते हैं। सेकेंड जो मेथड है किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड या आवेशित करने की, वो है हमारे पास में इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, हमने जब स्टार्टिंग में चार्ज की हिस्ट्री देखी थी तो उसमें चार्ज के टाइप्स को भी पता किया था। चार्ज के टाइप्स को पता करने के लिए हमने एक ग्लास की रोड ली थी और उसको एक सिल्क से हमने क्या किया था, रब किया था, है ना। तो ये बेसिकली हो क्या है, ठीक है, जब भी हम कांच की रोड को सिल्क से रब करते हैं तो इनमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो भी चार्ज है वो ग्लास की रोड से ट्रांसफर हो जाता है कहां पर, सिल्क पर, है ना, नेगेटिवली चार्ज। तो उस कंडीशन में जो ग्लास की रोड है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो यही क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन
बाय फ्रिक्शन या फिर घर्षण के द्वारा हम उसको क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के हम दो मेथड देख चुके हैं, एक इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन, सेकेंड इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन, और थर्ड मेथड है हमारे पास में इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन। इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन में क्या होता है, जब हम एक चार्ज कंडक्टिंग बॉडी को एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी के पास में लेके आते हैं, तो जो भी हमारी अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी है वो अपोजिट पोलैरिटी में क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। कहने का मतलब एक आवेशित वस्तु को अगर मैं एक अनावेशित वस्तु के पास लेके आता हूँ, टच नहीं कराता हूँ, केवल उसके पास लेके आता हूँ, तो जो अनचार्ज वस्तु है या फिर जो भी मेरी अनावेशित वस्तु है वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक अरेंजमेंट है, इसको हम देखते हैं। हमने इस अरेंजमेंट में क्या किया है, एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया है मैंने। न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है, अनावेशित चालक है। सेकंड वाले में मैंने क्या किया है, इस अनावेशित चालक के पास या इस अनचार्ज कंडक्टर के पास मैं एक चार्ज रॉड को लेके आया हूं। तो जैसे ही इस चार्ज रॉड को लेके आऊंगा मैं, तो क्या होगा, ये जो मेरा अनचार्ज बॉडी है इसमें जो भी नेगेटिव चार्ज है वो इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गया लगभग, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ, ठीक है। अगली प्रोसेस में मैंने क्या किया, ग्राउंडिंग की प्रोसेस को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि ग्राउंडिंग की प्रोसेस बेसिकली होती है। तो ग्राउंडिंग की प्रोसेस में क्या हुआ, जो भी पॉजिटिव चार्ज था, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो गया ग्राउंड हो गया, यहाँ पे क्या बचा, केवल नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट में मैंने ऐसे ग्राउंडिंग को हटा दिया, नेगेटिव चार्ज है, और लास्ट जो स्टेप है उसमें मैंने ये जो चार्ज कंडक्टर था मेरे पास में, इसको मैंने क्या किया, हटा दिया। तो उस कंडीशन में ये वाला जो चार्ज है वो इस कंडक्टर पर इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो मेथड है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के थ्रू क्या करते हैं, चार्ज करते हैं या इलेक्ट्रिफाइड करते हैं। तो ये है हमारी तीसरी मेथड, जिससे हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करते हैं, चार्ज करते हैं या फिर आवेशित करते हैं। अब हम देख रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। आपने नाम सुना होगा, तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, तो उससे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड करने के लिए ही कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया था, एक नियम दिया था, जिसको हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जहां तक बात आती है, तो अगर कोई दो स्टैटिक चार्ज हैं, कोई स्थिर आवेश है, तो उनके बीच में जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, या जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी बल लग रहा है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम्ब से निकाला, तो उन्होंने बताया कि अगर कोई दो पॉइंट चार्ज है मेरे पास में, एक Q1 है एंड सेकेंड वन इज Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है वो है स्मॉल, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो दो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज की जहां तक बात आ रही है, हम ये नॉर्मली लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि पॉइंट चार्ज का मतलब बहुत छोटी है ना। और अगर आपको डिफाइन करना है तो पॉइंट चार्ज को कैसे डिफाइन करें, कि अगर कोई दो चार्ज बॉडी है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, या फिर इन दोनों ही चार्ज बॉडी की जो डायमेंशंस है वो इनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है या फिर नगण्य है, तो उस कंडीशन में दोनों ही बॉडी पॉइंट चार्ज कहलाएगी। लेकिन आपको केवल ये ध्यान रखना है कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, छोटी सी। अगर पॉइंट चार्ज को डिफाइन करना है तो फिर आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग ये दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि इन दोनों ही पॉइंट चार्ज, जो स्टैटिक पॉइंट चार्ज हैं, इन दोनों ही पॉइंट चार्ज के बीच जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स वर्क कर रहा है, इसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो इन दोनों ही चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो Q1 Q2 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो उस कंडीशन में ये जो दो पॉइंट चार्ज है इनके बीच लगने वाला जो भी फोर्स है वो इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल
इन दोनों ही आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो इन दोनों ही आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। सेकेंड चीज में उन्होंने बताया कि इन दोनों ही पॉइंट चार्ज के बीच जो भी फोर्स वर्क कर रहा है वो इन दोनों ही पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही प्रोपोर्शनल है F के, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो कांस्टेंट रखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो K है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दो चीजों पे डिपेंडेंसी होती है इसकी, एक मीडियम पर और एक यूनिट सिस्टम। कैसे होती है उसको भी हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं यूनिट सिस्टम की तो मैं सबसे पहले यूनिट सिस्टम लेता हूं SI। अगर SI की बात करूं तो SI में मीडियम हम लेते हैं एयर और वैक्यूम। तो जब SI यूनिट हो, ठीक है, और दोनों ही पॉइंट चार्ज के बीच का मीडियम क्या हो, एयर और वैक्यूम, तो उस कंडीशन में हम ये जो K है इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यूज पुट करें इस कूलम्ब्स के फॉर्मूले में, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका यूनिट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन मीटर एंड पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, जहां तक बात आती है एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट की, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है निरपेक्ष विद्युत शीलता। ठीक है, और किसकी निरपेक्ष विद्युत शीलता है, ये किसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एयर और वैक्यूम की हम बात कर रहे हैं। यहां पर वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युत शीलता। ठीक है, अब मैं अगर परमिटिविटी की बात करूं या फिर विद्युत शीलता की बात करूं तो विद्युत शीलता क्या है, एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो ये शो करती है कितनी इजीली वह मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से गुजरने दे सकता है। एक फिक्स वैल्यू भी होती है, वो भी हम देख लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन × मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। अब यूनिट हम ऐसे ही रहे हैं लेकिन अब मीडियम चेंज करते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में K की वैल्यू क्या होगी वो भी हम देख लेंगे। तो जब ऐसा यूनिट है और मीडियम की जहां तक बात करें तो ये मीडियम जो है वो एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा नहीं, तो उस कंडीशन में ये जो K है, ठीक है, इसके लिए हम रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K। इस कंडीशन में हम क्या रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, और यहाँ पर ये जो K है इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर पराविद्युतांक। और इसका मान जो होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो अलग अलग मीडियम्स के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। K की वैल्यू पुट करते हैं तो उस कंडीशन में आप नाम सुनो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये नाम सुनोगे। और यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट इनटू K है इसकी जगह हम रखते हैं एप्सिलॉन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? मीडियम की परमेबिलिटी है, ठीक है, मीडियम की एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है। अब ये बात हुई हमारे SI के लिए। SI यूनिट में हमने एयर वैक्यूम लिया और दूसरा मीडियम लिया, तो ये हमारे पास में दो इक्वेशन नहीं निकल गए, जिस पर ये क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। अब SI की जगह हम क्या लेते हैं? CGS, ठीक है, यूनिट क्या लिया मैंने? CGS, लेकिन पहला जो पॉइंट है दोनों ही पॉइंट चार्ज के बीच में क्या है? एयर और वैक्यूम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में अब ये जो K है इसकी वैल्यू हम रखेंगे 1। ये जो K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे? 1। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होगा? F बराबर से Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। और CGS में ही अगर एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? K की जगह रखेंगे हम 1/K। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या होगा? F बराबर से 1/K एंड Q1 Q2 अपॉन R। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपको बताया है ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है एक तो मीडियम, ठीक है, और दूसरा यूनिट सिस्टम पर। किस तरह से डिपेंड करता है? तो हमने इसमें देखा कि जब ऐसा यूनिट हो और दोनों ही पॉइंट चार्ज के बीच एयर या वैक्यूम हो तो उस कंडीशन में हम K की वैल्यू क्या रखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं। या फिर एक वैल्यू और होती है इसकी, यहाँ पे आप रख सकते हो K = 9 × 10⁹। ये वैल्यूज भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यूज भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो पहले कंडीशन में जब दोनों ही पॉइंट चार्ज के बीच में एयर और वैक्यूम था, सिस्टम यूनिट सिस्टम की बात करें तो SI थी, तो उस कंडीशन में K की जगह हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10⁹ रखा, ठीक है। उसके बाद दूसरा SI यूनिट ही है लेकिन दोनों के बीच क्या आ गया? एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ गया, तो उस कंडीशन में हम जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K उसकी जगह हम रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × K, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट × K को हम एप्सिलॉन लिखते हैं, जहाँ पे ये एप्सिलॉन क्या है? जो भी मीडियम है उसकी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, ठीक है। अब यूनिट चेंज करते हैं, यूनिट चेंज करेंगे तो CGS यूनिट आएगी, तो उसको प्रोपोर्शनलिटी साइन जो भी हमारे पास में K उसकी जगह हम क्या रखेंगे? 1। और जब एयर और वैक्यूम के अलावा दूसरा मीडियम आ गया तो उसकी जगह हम K से क्या रखेंगे? 1/K, ठीक है। तो ये है हमारा